सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा फिज़िक्स का 12th स्टैंडर्ड का जर्नी शुरू हो चुका है और आप अगर हमारे साथ है तो जर्नी और इंटरेस्टिंग होगा। तुम्हारा भी जर्नी इंटरेस्टिंग होगा और मेरा भी जर्नी इंटरेस्टिंग होगा। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उससे मुझे समझ में आएगा कि हमारा वीडियो जो है इसमें कुछ गलतियां है या कुछ कंसेप्ट अंडरस्टैंड आपको हो नहीं रहे हैं, तो वो मेरी समझ में आ जाएगा। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ये आपको रिक्वेस्ट है। तो चलो अभी अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है इसमें हम रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, ये जो पार्ट है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले हम सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों का मीनिंग अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसके बाद ये रिलेशन हमें देखना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऐसा देखा था कि जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसमें जो सरफेस के मॉलिक्यूल है वो अंडर सर्टन टेंशन है। क्यों है वो अंडर सर्टन टेंशन? क्योंकि अपना जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है वो स्ट्रेच्ड है, श्रिंक हुआ है। क्यों श्रिंक हुआ है वो सब हमने पिछली बार पढ़ा है, वो अब दोबारा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का पॉइंट हम शुरू करते हैं। हमारा जो लिक्विड सरफेस है वो हमेशा स्ट्रेच होता है, उसका बिहेवियर स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा होता है और उसका बिहेवियर जब स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा रहता है तब वो अंडर सर्टन टेंशन होता है और उस टेंशन को हमने नाम दिया है, वो जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है उसका नाम है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की जो डेफिनेशन है वो हमें अब तैयार करने हैं, उसके यूनिट्स और डायमेंशंस डिसाइड करने हैं। तो हमारा जो लिक्विड सरफेस था, ये हमारा लिक्विड सरफेस है। अगर हमने ऊपर से देखा, अगर हमने बीकर में वाटर लिया तो वो जो वाटर है, वाटर का सरफेस हमें ऐसा दिखाई देगा। तो मैं अब क्या करूँगा कि ये जो हमारा वाटर सरफेस है इसमें एक लाइन मुझे लेनी है। ये हमारा वाटर सरफेस है जो अंडर सर्टन टेंशन है, इसमें एक लाइन मुझे लेनी है। ये लाइन मुझे लेनी है, ये इमेजिनरी लाइन है, आप इसकी लेंथ कितनी भी ले सकते हैं। सपोज ये भी लाइन मैंने ले ली यहाँ पे। तो जहाँ पे ये हमारी ये भी लाइन है, ये लाइन को हमने अगर एक होल तैयार किया, यहाँ पे इंसिजन बोलते हैं उसको, इंसिजन दैट मीन्स अ होल। तो अगर मैंने यहाँ पे होल करने की कोशिश की तो यहाँ का सरफेस क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा कि यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स है वो लाइन से हट जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है ये लाइन के बाजू में, ये साइड में भी और ये साइड में भी, दोनों साइड के मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके लिए एक एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं हम। सपोज हमने पेपर पे, बुक में कोई भी आपने एक पेज निकाला, उसके ऊपर अगर आपने एक पिन से ऊपर से प्रेस किया, प्रेस करने के बाद पहले पेज पे या दूसरे पेज पे आपको वहाँ पे एक थोड़ा सा डीप पार्ट दिखेगा, वो पार्ट ऐसा दिखेगा आपको, वैसा ही यहाँ पे होने वाला है, वैसा ही लिक्विड सरफेस होने वाला है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम इसको इंसिजन करते हैं, होल करते हैं, तब यहाँ का सरफेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये लाइन से अलग हो जाता है, यहाँ के मॉलिक्यूल जो अलग हो जाएंगे तो फिर वहाँ का सरफेस ऐसा दिखने लगेगा मुझे। दैट मीन्स हमारा जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है वो ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका मीनिंग ऐसा हो गया कि ये सरफेस पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, जो फोर्स ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। हमने जब अगर इंसिजन किया तो इंसिजन करने के बाद वहाँ पे जो फ्री सरफेस है लिक्विड का वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इसका दूसरा मीनिंग ऐसा हो गया कि यहाँ पे कोई तो फोर्स एक्ट हो रहा है जो टेंजेंशियल है, और वो जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है उसको ही बोलते हैं हम फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब आपको उसकी डायरेक्शन मुझे समझानी है। वो जो डायरेक्शन है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड को, सपोज
ये हमारी लाइन है इमेजिनरी, ये हमारा फ्री सरफेस है। तो फ्री सरफेस पे ये लाइन मैंने ली है अभी, ये ऐसी, तो वहाँ पे ये लाइन को, यहाँ पे जो सरफेस है वो जो फोर्स हम बोल रहे हैं वो फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगा। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में है हमारा फोर्स। किसको टेंजेंशियल डायरेक्शन में है? लिक्विड सरफेस को। और ये जो हमारी इमेजिनरी लाइन है इसको ये फोर्स परपेंडिकुलर है, दिख रहा है हमें यहाँ पे। ये जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर कैसे है वो हम दिखाते हैं अभी। मैंने आपको ऐसा बोला कि वो जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये साइड में भी एक्ट होने वाला है और ये साइड में भी एक्ट होने वाला है। इमेजिनरी लाइन को ये जो फोर्स है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जिसको हमने नाम दिया है, वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। ये जो हमारी ये भी इमेजिनरी लाइन है इसको। लेकिन ये जो फोर्स है ये जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है उसको रहता है टेंजेंशियल। दोनों डायरेक्शन आपको हमेशा ध्यान में रखनी है अच्छी तरह से। सपोज ये मेरी इमेजिनरी लाइन है जो ब्लैक कलर की है, इमेजिनरी लाइन है। यहाँ पे जो सरफेस जो है इमेजिनरी लाइन पे, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अगर ये इमेजिनरी लाइन को आपने इंसिजन किया, होल किया, तो यहाँ का सरफेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। दैट मीन्स ऐसा कर्व सरफेस हो जाएगा वहाँ पे। पिछली बार भी मैंने आपको समझाया था। तो वो जो कर्व सरफेस है इसको ये टेंजेंट मैंने निकाली है, ये टेंजेंट है। देखो ये टेंजेंट फ्री सरफेस को, ये हमारा फ्री सरफेस है जो यहाँ पे कर्व दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा, ये जो कर्व सरफेस है इसको टेंजेंशियल रहेगी। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है और ये हमारी इमेजिनरी लाइन है। तो इमेजिनरी लाइन को ये जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है। देखो इमेजिनरी लाइन को फोर्स परपेंडिकुलर है और हमारा जो फ्री सरफेस है वो फ्री सरफेस जहाँ पे हमने इंसिजन किया वहाँ पे ऐसा कर्व सरफेस रहता है। इसलिए वो कर्व सरफेस को हमने अगर टेंजेंट निकाली तो ये टेंजेंट ऐसी दिखेगी। तो ये जो फ्री सरफेस है आपका, ये फ्री सरफेस को ये टेंजेंट रहती है टेंजेंशियल। और हमने जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है वो हम कहाँ पे भी निकाल सकते हैं। तो वो इमेजिनरी लाइन जो है, ये मेरी इमेजिनरी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन को ये फोर्स रहता है परपेंडिकुलर। फिगर मैं जो दिखा रहा हूँ वहाँ पे आपको ये फोर्स, ये इमेजिनरी लाइन को परपेंडिकुलर दिख रहा है और फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड को रहता है वो टेंजेंशियल। तो ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है ये लाइन के यूनिट लेंथ पे, उसी को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन मेरी ऐसे हो जाएगी अभी। जो टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स ये यूनिट लेंथ पे एक्ट होने वाला चाहिए, पूरी लेंथ पे नहीं, सिर्फ यूनिट लेंथ पे एक्ट होने वाला जो फोर्स रहता है टेंजेंशियल, इसी को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या होगी? द टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ which will be the length of the imaginary line which will be drawn in the free surface of the liquid। जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड में आपने इमेजिनरी लाइन ली है, ये लाइन के यूनिट लेंथ पे, यूनिट लेंथ मीन्स 1 मीटर ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, इतनी लेंथ पे एक्ट होने वाला टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स रहता है, जिसको हमने फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन नाम दिया है, इसको ही बोलते हैं सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन इज नथिंग बट द टेंजेंशियल फोर्स which will be acting per unit length on an imaginary line drawn in the free surface of the liquid। फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड में जो इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉन की है, इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जो फ्री सरफेस को टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट लेंथ पे फोर्स एक्ट होता है, उसी को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन इज नथिंग बट द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग फॉर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ किसकी लेनी है हमको? जो हमारा इमेजिनरी लाइन हमने फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड में ली है, वो पर्टिकुलर इमेजिनरी लाइन की यूनिट लेंथ पे जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पर, इसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। तो यहाँ से सरफेस टेंशन का यूनिट मुझे ऐसा मिलता है कि सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट हो जाएगा, ये है हमारा टेंजेंशियल फोर्स, उसका यूनिट रहेगा न्यूटन, और नीचे लेंथ है
तो पर यूनिट लेंथ ऐसा लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर। अब हमें यूनिट ऐसे ही लिखना है, स्लैश देके लिखने की जो अब मेथड है वो हम यूज़ नहीं करने वाले, लिखना आपको ऐसा ही है। इसका सीजीएस यूनिट आपको ऐसा दिखाई देता है, यहाँ पे न्यूटन का सीजीएस करस्पॉन्डिंग यूनिट डाइन है और मीटर का रहता है सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा सीजीएस यूनिट, ये हो गया एसआई यूनिट। इसके डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं। डायमेंशंस, इसके डायमेंशनल फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन क्या आएगा, यहाँ पे फोर्स के डायमेंशंस आपको लिखने पड़ेंगे। मैंने आपको बोला था 11 - 2 11 - 2, ये हो गए फोर्स के डायमेंशंस। और नीचे दी है लेंथ, लेंथ के डायमेंशन हो गए m⁻0 l⁻1 t⁻0, ये हो गए लेंथ के। क्योंकि यहाँ पे लेंथ है, मास और टाइम का कोई संबंध नहीं रहता जब हम लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, इसलिए इसका सिर्फ लेंथ l⁻1 आ जाएगा। ये हो गया हमारा m⁻1, l⁻1 - 1 ये 0 हो जाएगा और ये होगा t⁻2। तो ये हो गए हमारे सरफेस टेंशन के डायमेंशंस, m⁻1 l⁻0 t⁻2। इसको पढ़ते वक्त हम ऐसा बोलते हैं, द डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशंस आर 1 इन मास, 0 इन लेंथ, -2 इन टेंशन। तो ये उसको पढ़ने की मेथड है। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और उसके डायमेंशंस। अब हमें जाना है आगे सरफेस एनर्जी की तरफ। अब पिछली बार हमने ऐसा देखा है कि जो हमारा फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, जो हमने कंटेनर लिया था, इसमें ये जो सरफेस है जो एयर के कांटेक्ट में है, इसको बोला था हमने फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये है मेरा फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है, इनको ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है इनर साइड में जो मॉलिक्यूल्स है उसके कंपैरिजन में, ये भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया में जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड में, इसको बोलते हैं हम सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया रहता है उसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। क्योंकि हमें मालूम है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स है, पिछली बार के लेक्चर में हमारा हो गया है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है सरफेस ऑफ द, जो आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है फ्री सरफेस में, इनर साइड के मॉलिक्यूल से सरफेस वाले मॉलिक्यूल को ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहती है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट एरिया अगर हमने ली तो उसी को बोलेंगे हम सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। दैट मीन्स हमारा ये जो लिक्विड सरफेस है, जो फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस में जो एक्स्ट्रा की एनर्जी है मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि वहाँ के मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा एनर्जी रहती है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी है मॉलिक्यूल्स को, दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज नथिंग बट द सरफेस एनर्जी रहती है। तो हमारा जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, इसके सरफेस में जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है मॉलिक्यूल्स को एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स विच आर वेल इनसाइड द लिक्विड साइड, उस एनर्जी को ही बोलते हैं हम सरफेस एनर्जी। तो ये जो हमारी सरफेस एनर्जी है इसका यूनिट होगा जूल। पूरे सरफेस में जो एनर्जी रहेंगे उसको सरफेस एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। और ये जो सरफेस एनर्जी है इसके डायमेंशंस एनर्जी के ही होंगे, वो रहेंगे m⁻1 l⁻2 t⁻2 12 - 2, दैट आर द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, वी नो दैट। तो ये सरफेस एनर्जी हो गई हमारी जिसका यूनिट जूल है, और सीजीएस यूनिट रहेगा उसका अर्ग्स, ठीक है। अर्ग ये जो है हमारा सीजीएस यूनिट हो गया। तो आपको सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों का मीनिंग ध्यान में आ गया होगा अभी। तो अब ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया है या सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया है, इसका मीनिंग अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं, दोनों का जो रिलेशन लेने वाले हैं, तो ये दोनों का जो रेशियो है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया या सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या मिलता है, ये हमें अभी
नेक्स्ट टॉपिक में देखना है, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, बोर्ड्स में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, वो इसी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा रहते हैं, सबसे ज़्यादा। तो इसलिए ये जो आपका पूरा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। अगर वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो हर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्व करते आएगा। क्योंकि अगर आपकी थियरी स्ट्रांग है तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। फिजिक्स में एक बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत सारे लड़के ऐसे बोलते हैं कि फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते नहीं आते। इसका रीजन क्या है आपको मालूम है? जैसे मैथमेटिक्स है वैसा फिजिक्स का नहीं है। फिजिक्स में अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको पहले थ्योरी आनी चाहिए। अगर आपको थ्योरी आती है तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज फिजिक्स के प्रॉब्लम आप सिर्फ फार्मूलीज रट के या फार्मूलीज ध्यान में रख के वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे प्रॉब्लम जो है वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए आपको थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये टॉपिक मैं बहुत अच्छी तरह से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे यहाँ पे वीडियोस है, वो वीडियोस भी आप दे सकते हैं। मेरा भी वीडियो आप देखो, और इसमें आपको जो अच्छी तरह से सिंपल लैंग्वेज में समझ सकता है वो आप ध्यान में रखो। वो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करो। तो ये टॉपिक मैं थोड़े अलग, इसमें मैंने बहुत सारे इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, तो उससे कुछ अलग देने की या कुछ अलग भाषा में सिंपल लैंग्वेज में समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। आप देखिए, आपको अगर समझता है, अच्छी तरह से समझता है, तो आपके फ्रेंड्स को आपको बताना है। आपके फ्रेंड्स को भी इसका जो फ़ायदा है, जो बेनिफिट है वो होने वाला है, ये मुझे पूरी गारंटी है, ये ऐसा मुझे लगता है। तो चलो शुरू करते हैं अब रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो ये रिलेशन समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक्टिविटी, एक बहुत सिंपल एक्टिविटी जो आप लोग भी घर पर कर सकते हैं, वैसे एक्टिविटी करना है। आपको एक यू शेप वाली रेक्टेंगुलर फ्रेम लेनी है, ए बी सी डी। ये जो मेरी रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसकी एक साइड ओपन रखी है हमने, यहाँ पे देखो ए डी, ये साइड ज्वाइन की नहीं है। तो ये जो यू शेप वाली ए बी सी डी, ये जो हमारी रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसको मैं अब सोप सॉल्यूशन में डीप कर दूंगा। अगर मैंने उसको सोप सॉल्यूशन में डीप कर दी, उसके पहले मुझे क्या करना है, ये जो हमारा यू शेप वाला रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसको यहाँ पे एक स्लाइड होने वाली जो साइड है, जिसकी लेंथ एल है, इसको यहाँ पे लगाना है। ये लगाने के बाद ये इधर उधर घूमेंगी, तब यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो नेग्लिजिबल है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। तो अब हमारी जो फ्रेम है एम बी सी एन, ये हमारी फ्रेम हो गई अभी। और ये फ्रेम को अगर मैंने सोप सॉल्यूशन में डीप किया तो यहाँ पे जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक सरफेस फिल्म, ये एक फिल्म तैयार हो जाएगी यहाँ पे। और वो फिल्म तैयार होने के बाद हमारा ये जो एम बी सी एन है, ये एक फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड होगा। देखो मैं अब उसको ये फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखो, ये हमारी जो सोप सॉल्यूशन में हमने निकाली है रेक्टेंगुलर फ्रेम, ये एम बी और ये है हमारा सी एन, एम बी सी एन, ये पार्ट हो गया, ये हमारी फिल्म तैयार हो गई यहाँ पे। ये तो हमें मालूम है कि जब हमारा लिक्विड सरफेस रहता है, ये पहला लिक्विड सरफेस हो गया हमारा, ये लिक्विड जो है हमारा इन कांटेक्ट विथ एयर है, क्योंकि यहाँ पे एयर है। ये हमारा पहला लिक्विड, फ्री लिक्विड सरफेस हो गया। इसके पिछले साइड में दैट मीन्स ये साइड में भी ये जो सरफेस है, इसके बाजू में ये साइड में एयर है। तो ये फिल्म को, ये जो हमारा यहाँ पे सरफेस तैयार हो गया, जो हमारा यहाँ पे
फ्लूइड का सरफेस है ये, इसके ये साइड को बोलेंगे हम फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, पिछली साइड को बोलेंगे फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये सोप सॉल्यूशन का सरफेस है, ये सोप सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड है, जो लिक्विड इन कांटेक्ट विथ एयर रहता है उसको बोलते हैं हम फ्री सरफेस। तो ये फ्रेम को अभी टू फ्री सरफेसेस है, एक ये जो आपको सामने से दिख रहा है और एक ये साइड में है दूसरा, उसको भी फ्री सरफेस बोलेंगे क्योंकि ये फ्री सरफेस भी एयर के कांटेक्ट में है और ये फ्री सरफेस भी एयर के कांटेक्ट में है। मैंने आपको अच्छी तरह से सेकंड लेक्चर में ये समझाया है। वहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दिए थे आपको, एक था लिक्विड ड्रॉप का, दूसरा था बबल का। अब मैं और एक एग्जांपल देना चाहता हूं जिससे आपको फ्री सरफेस का मीनिंग बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। सपोज लिक्विड के अंदर दैट मीन्स एक हाथ दूसरे बाल्टी के अंदर एक ड्रॉप तैयार हो गया, वो जो ड्रॉप है उसके बाहर के साइड में अब लिक्विड होगा, बाहर के साइड में लिक्विड होगा लेकिन अंदर एयर होगी, तो कितने फ्री सरफेस हो गए उसको? सिर्फ एक। जो बबल फॉर्म होगा इनसाइड द लिक्विड उसको एक ही फ्री सरफेस रहेगा। देखो ये सपोज हमारा कंटेनर है, यहाँ पे बबल तैयार हो गया, तो बाहर के साइड में लिक्विड है इसलिए यहाँ पे ये जो अंदर के बाजू में सरफेस है ये सिर्फ एयर के कांटेक्ट में एक ही सरफेस है, तो ये जो बबल तैयार हुआ इसको एक फ्री सरफेस रहेगा। जो एयर में बबल तैयार होता है उसको दो फ्री सरफेस रहते हैं और एक जो लिक्विड ड्रॉप है जिसको हम रेन ड्रॉप नाम देते हैं इसको एक ही फ्री सरफेस रहता है। तो यहाँ पे अब हमारा काम हो गया है, ये दो फ्री सरफेस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ये। तो ये फ्री सरफेस फॉर्म होने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये साइड को फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अप्लाई होगा क्योंकि ये साइड को लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, सोप सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल है, ये सोप सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है इनको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचते हैं, ये हमें मालूम है। इनके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है, ये ऐसा, ये हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारी साइड है जो मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस मूवेशन उसका होने वाला है, ये साइड में मूव होने वाली है, तो इसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। तो वो हमने पढ़ा है कोई भी जो लिक्विड सरफेस रहता है वो खुद का जो फ्री सरफेस है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करता है। तो ये जो हमारा फ्री सरफेस हो गया है इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा और उसकी वजह से यहाँ पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है वैसा ही फोर्स यहाँ पे एफ मैंने दिखाया है जो यमन लाइन पर एक्ट होगा, जिसकी वजह से ये जो यमन साइड है वो ये साइड में पुश हो सकती है, पुश होंगी क्योंकि वहाँ पे हमारा ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्ट हो गया है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ का जो एरिया है इसको बढ़ाना है, दैट मीन्स अगर ये एरिया मुझे बढ़ाना है तो ये साइड में मुझे ये जो यमन साइड है इसको ये साइड में पुश करना पड़ेगा, वो साइड में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे कि ये साइड के ऊपर ये डायरेक्शन में यप इतना फोर्स एक्ट हो रहा है, देखो इतना यप इतना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो यप इतना ही या यप से थोड़ा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यप अगर उतना सेम लिया तो उसका मोशन नहीं होने वाला है, उससे थोड़ा ज़्यादा, कितना बहुत ज़्यादा नहीं लेना है हमको, एक स्लाइटली ज़्यादा लेना है। तो स्लाइटली ज़्यादा को भी हम एफ ही बोलेंगे क्योंकि वो जो थोड़ा ज़्यादा लगा रहे हैं हम वो निग्लिजिबल रहता है, इसलिए एफ के जैसा ही एक एफ डैश फोर्स मैंने अप्लाई किया ये साइड के ऊपर। ये साइड के ऊपर अगर एफ डैश फोर्स लगाया तो ये जो हमारी यमन जो साइड है वो ये साइड में पुश हो जाएगी और उसकी पोजीशन हो गई अभी एम डैश एन डैश। आपको इसको कितना खींचना है कि ये हमारी जो सरफेस फिल्म है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वो वैसे की वैसे ही रहनी चाहिए, इतना इसको हम खींचेंगे और उसकी पोजीशन हो जाएगी अभी एम डैश एन डैश। तो मेरी ये पोजीशन हो गई अभी ऐसी, ये देखो ये हो गया हमारा एम डैश और ये हो गया एन डैश। तो हमारी जो फिल्म थी ओरिजिनल पहले इतनी थी, ये फिल्म के ऊपर फोर्स लगने की वजह से ये जो यमन साइड है वो इधर जाने वाली थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे फोर्स एक्ट होते हैं वैसे ही फोर्स यहाँ पे एक्ट होंगे लिक्विड मॉलिक्यूल के। तो हमें ये जो यमन साइड को है ये साइड का यहाँ पे एरिया कम होने के बजाय उसका बढ़ाना है, फ्रेम का एरिया बढ़ाना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक स्लाइट डिस्प्लेसमेंट जिसको मैंने dx से दिखाया है, ये dx इतना डिस्प्लेसमेंट किया यमन साइड का,
ये हो गया एम डैश, ये हो गया एन डैश। फिगर में जो दिख रहा है देखो ऐसा। तो ये जो मैंने दिखाया है यहाँ पे, वो हमारा इंडिया का जो फ्लैग है वो भी तैयार हो गया। देखो ऊपर ये बीच में सफ़ेद वाला, ये हो गया ग्रीन वाला, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा इंडिया हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो फ्लैग दिख रहा है। तो ये जो हमारा जो साइड है इसकी लेंथ यल है, मालूम है हमें, क्योंकि यमन की जो लेंथ है वो हमने यल ऐसा मान लिया है। अगर ये लेंथ यल है तो ब्रेड्थ dx है। तो ये जो एडिशनल एरिया हो गया, इंक्रीज इन एरिया हो गया, इसका एरिया सामने से होगा यल इंटू dx, क्योंकि इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको बोलते हैं हम ये रेक्टेंगल का एरिया। तो यल इंटू dx हो गया हमारा। ये आपको दिख रहा है वो सरफेस का यल dx, और ये जो पिछली साइड है वो भी फ्री सरफेस है, वो भी बढ़ गया है देखो। तो इसका भी ये साइड dx है, ये साइड यल है, तो इसका यल dx और इसका यल dx एरिया, तो सामने वाला यल dx एरिया और पिछले वाला यल dx एरिया, ये दोनों का टोटल एरिया हो गया। जो इंक्रीज इन एरिया बोलेंगे हम अभी, उसको बोलेंगे हम 2 टाइम्स यल dx। उसका किताब में कैसा लिखा रहता है, बुक में कैसा रहता है कि ये जो हमारा फ्री सरफेस है इसको 2 सरफेसेस है, ये सामने वाला सरफेस जो आपको दिख रहा है ये, और पिछले वाला सरफेस जो आपको दिखता नहीं है वो ये सरफेस। तो ये 2 सरफेस है देखो, ये दोनों सरफेस का जो टोटल एरिया है यल dx प्लस यल dx, ऐसा हो गया आपका 2यल dx। ओके, तो अब मैं लिखता हूं थोड़ा, जो हमारा इंक्रीज इन एरिया है, इंक्रीज इन एरिया कैसा लिखूंगा मैं, वो 2 टाइम्स यल इंटू dx, यल dx प्लस यल dx, इसको बोलूंगा मैं अभी इंक्रीज इन एरिया। तो अब आपने एफ फोर्स, एफ डैश फोर्स लगाने की वजह से ये जो हमारा यमन साइड है वो इधर खींच लिया हमने। तो यहाँ पे ये फोर्स को अपोज किया हमने, ये फोर्स को अपोज करके हमने क्या किया, उतना ही फोर्स लगा के इसको यमन साइड को इधर खींच लिया। तो यहाँ पे dx इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसकी वजह से वहाँ पे होगा हमारा वर्क डन। तो वो जो वर्क डन है वो मैं अब निकालने वाला हूँ। वर्क डन जो रहेगा वो वर्क डन कितना आएगा हमारा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना लगाया मैंने एफ डैश, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रेम के यमन साइड का dx, तो ये हो गया मेरा वर्क डन। लेकिन ना यहाँ पे जो एफ डैश फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो हमें निकालना है। अभी हमने ये डेफिनेशन देखी है, देखो सरफेस टेंशन इज नथिंग बट द टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, ऐसा हमने बोला। तो टेंजेंशियल फोर्स F इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स जो है वो F से हमने दिखाया है, वो F पर यूनिट लेंथ, इसको ही बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हम T से दिखाने वाले हैं। तो ये हो गया मेरा T इज इक्वल टू F अपॉन L। तो हमारा ये जो सरफेस है वो ये साइड को भी है और पिछले साइड को भी है। इसके बारे में अगर पूछा तो ये सामने वाला सरफेस है, तो यहाँ पे ये जो फोर्स है ये साइड में इधर जाने वाला ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर सॉल्यूशन का अगर सरफेस टेंशन T है तो T इंटू L इतना फोर्स हो गया, वो ये साइड के ऊपर जो एक्ट हो रहा है वो ये साइड के ऊपर जो एक्ट हो रहा है जिसकी वजह से इधर जाने वाला था, इसकी वैल्यू होगी T इंटू L। तो ये साइड को भी ये फोर्स एक्ट हो रहा है और पिछली साइड को भी एक्ट हो रहा है, इसलिए ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है ये साइड के ऊपर, यमन साइड के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है ये साइड को F इज इक्वल टू TL और दूसरी साइड को भी TL। तो ये टोटल फोर्स हो गया 2 टाइम्स TL। अगर ये यमन साइड पे 2TL फोर्स एक्ट हो रहा है तो आपको ये साइड में 2TL फोर्स एक्ट करना पड़ेगा, जिसको हमने F डैश नाम दिया है। तो F डैश की वैल्यू हो गई हमारी 2 टाइम्स TL और ये हो गया dx। इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख लेता हूं, यहाँ पे T बाजू में रखता हूं और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूं 2 टाइम्स L इंटू dx। आपको समझ में आया ये TL फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है। इधर का जो सरफेस है जो F फोर्स लगा रहा है यहाँ पे यमन साइड के ऊपर वो है F।
तो F इक्वल टू TL फोर्स ये साइड को भी एक्ट हो रहा है Mn को, और पिछली साइड को TL एक्ट हो रहा है, तो टोटल फोर्स हो गया हमारा 2 टाइम्स TL, इतना हो गया देखो। ठीक है, तो जितना फोर्स इधर एक्ट हो रहा है Mn साइड के ऊपर, उतना ही फोर्स हमें इधर लगाना पड़ेगा, ये भी रहेगा 2 टाइम्स TL। तो 2TL इतना फोर्स लगाने के बाद कितना वर्क डन हो गया F डैश dx, और उसको लिख सकते हैं 2TL इंटू dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो T मैंने बाजू में लिख लिया और ये लिखा मैंने 2L dx, लेकिन 2L dx जो है उसको हम इंक्रीज इन एरिया बोलेंगे और उसको डिनोट करते हैं dA से। हमारा ये जो वर्क डन है इसको dW से दिखाते हैं, तो dW इज इक्वल टू TdA ऐसा हो गया, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं T इज इक्वल टू dW अपॉन dA, ये dA को इधर लेके आया हूं मैं। अब यहाँ पे ये जो वर्क डन हुआ है, ये Mn साइड को इधर खींचने में जो वर्क डन हुआ है, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन दिस इंक्रीज इन एरिया जो है हमारा, ये इसमें स्टोर हो जाएगा और उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क डन को बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी, या उसको दूसरा नाम दिया है हमने सरफेस एनर्जी। ठीक है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है उसको जो एक्स्ट्रा यहाँ पे एनर्जी रहती है, इसको यहाँ पे जो एनर्जी रहती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं हम। ये हो गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसको ही बोलते हैं हम सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ऐसा लिख सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया जो रहता है इसको ही सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया बोलते हैं। तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी T, ये T है, T दैट मीन्स ये हो गया मेरा सरफेस टेंशन। तो इसका मीनिंग ऐसा हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया इसको भी बोलेंगे सरफेस टेंशन, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया इसको बोलेंगे सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इसको भी बोलेंगे सरफेस टेंशन। ये हो गया मेरा सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इज नथिंग बट आल्सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो ये जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया है या सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया है, इसके यूज करके हमें सरफेस टेंशन का एक और यूनिट प्राप्त हो जाता है, जिसको बोलता हूं मैं, यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कौन सी भी हो उसका यूनिट जूल होता है। यहाँ पे नीचे एरिया है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, इसलिए जूल पर मीटर स्क्वायर ऐसा सरफेस टेंशन का एक यूनिट आ जाएगा। पहला यूनिट हमने ये दिखा था न्यूटन पर मीटर, और दूसरा यूनिट आया हमारा जूल पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट इसका हो जाएगा अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके डायमेंशंस अगर आपने निकाले तो वो डायमेंशंस यही आने वाले हैं, देखो। इसलिए यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया है इसको ही सरफेस टेंशन बोलते हैं, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इसको भी सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब इसमें एक अलग बात ऐसी है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाली बात ऐसी रहती है स्टूडेंट्स को, वो मैं यहाँ पे ये इरेज कर लेता हूँ। वो कैसी रहते हैं, कुछ किताबों में ऐसा लिखा रहता है कि सरफेस एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस टेंशन, ऐसा लिखा रहता है। देखो, अगर मैंने यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ऐसा लिखता हूँ मैं, देखो, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऐसा लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो एरिया है ये हमने dA से डिनोट किया है। अगर मैंने dA की वैल्यू अगर 1 डाल दी, यूनिट एरिया लिया 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया, तो ये हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स सरफेस एनर्जी, तो ये हो गया सरफेस एनर्जी। तो आप अगर ऐसा इसमें देखेंगे तो सरफेस टेंशन के अगर आपने यहाँ पे डायमेंशंस निकाले तो डायमेंशंस ये आने वाले हैं। यहाँ पे सामने है एनर्जी, सरफेस एनर्जी, तो एनर्जी के डायमेंशंस ये आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमने अगर dA की वैल्यू 1 ली तभी ऐसा आ सकता है, यूनिट एरिया लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर यूनिट एरिया है तो 1 मीटर स्क्वायर है ही यहाँ पे, इसलिए आपको ये छोड़ना नहीं है। ये
सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी न्यूमेरिकली कब रहती है कि जब यहाँ पे आपको यूनिट एरिया अगर बढ़ाना है सरफेस में, लिक्विड सरफेस में यूनिट एरिया बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। मैं क्या बोल रहा हूँ आपके ध्यान में आएगा। देखो, अगर आपको फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड में यूनिट एरिया इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, नीचे से मॉलिक्यूल्स ऊपर लेके जाने पड़ेंगे आपको। उस टाइम को वर्क होगा, वर्क डन होगा, और जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है ये फ्री सरफेस में। तो ये फ्री सरफेस में अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी या सरफेस एनर्जी यूनिट एरिया से बढ़ानी है, यहाँ का जो एरिया है वो यूनिट एरिया अगर बढ़ाना है, तो वहां पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड है, उसी को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का मीनिंग क्या हो गया, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड बाय यूनिटी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। ये एक पहली इंपॉर्टेंट बात। पहली बात क्या बोल रहा हूं मैं, अगर यूनिटी से आपको सरफेस का एरिया अगर इंक्रीज करना है तो उस टाइम को जितना वर्क डन होगा, जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो यूनिट एरिया में या सरफेस एनर्जी स्टोर होगी, उसी को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। पहली बात। फॉर एग्जांपल हम ऐसा लेते हैं कि सपोज फॉर वाटर का जो सरफेस टेंशन है उसकी वैल्यू रहते हैं नियर अबाउट 72 डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ऐसा हो गया कि हमने जो लेंथ ली है यहाँ पे, ये जो हमने लेंथ ली है, मैं दो प्रकार से ये बताने वाला हूँ आपको। एक पहला पार्ट ऐसा है कि ये जो हमारी लेंथ है यल वाली, इमेजिनरी लाइन की लेंथ यल, इसके 1 सेंटीमीटर के ऊपर समझो, यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इतना, ये 1 सेंटीमीटर के ऊपर इमेजिनरी लाइन पे ये जो फोर्स एक्ट होने वाला है वो 72 डाइन रहेगा। जब आप वाटर लेते हैं यहाँ पे, तो वहां पे जो आप इमेजिनरी लाइन फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड में लेंगे उसमें 1 सेंटीमीटर के ऊपर 72 डाइन इतना फोर्स एक्सर्ट होगा, जिसको बोलते हैं हम फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ये एक पहली बात हो गई। दूसरी बात ऐसे बोल सकते हैं कि ये अगर हमने लिया, ये यूनिट अगर लिया, तो इसको हम कैसा बोलेंगे, अभी यहाँ पे अगर आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या, या उसको बोलते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया इंक्रीज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको लगने वाली है, उतने अर्ग जो रहेंगे उसको बोलेंगे हम सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे वो जो यूनिट है वो एग्जाम्पल जब हम लेंगे, प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तब आपको ध्यान में आ जाए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया बढ़ाने के लिए कितना अर्ग यहाँ पे एनर्जी लगने वाली है, उसी को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला हमने तैयार किया है, देखो ये, इसको मैं अब ऐसा लिखता हूँ, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन dW डिवाइडेड बाय ये जो है हमारा dA, इसको T से डिनोट करते हैं सरफेस टेंशन को। सो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू dW अपॉन dA ऐसा लिखना पड़ेगा। या ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है ये अगर मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा T इंटू dA। तो ये जो फार्मूला है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं उसके लिए ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में क्या रिलेशन बताया मैंने आपको, सरफेस टेंशन जो है हमारा इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन, या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया उसको भी बोलते हैं सरफेस टेंशन, या वर्क डन पर यूनिट एरिया उसको भी बोलते हैं हम
सरफेस टेंशन। वर्क डन पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये सभी को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। तो ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला कैसा यूज करना है, ये फार्मूला यूज करके कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, वो बहुत अच्छी तरह से हम समझने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो लेने वाला हूँ, वो आप जरूर देखिएगा। आपको फार्मूलीज जो है वो रिमेंबर करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप फार्मूला ईजिली तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसको रटने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। आपको पसंद आएगा मेरा लेक्चर, ऐसे उम्मीद करता हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर हम तैयार करेंगे कल, और उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।